वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों को 17 फरवरी को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिसके रिगार्डिंग हमारी टीम ने टॉप वीपीआई 78 क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। हम आशा करते हैं मेरे भाई के इन 78 क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में हूबहू आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग को सेट 2 भी कवर करवा दीजिए तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं सेट 1 सिर्फ आप लोगों के लिए डेमो लेकर आऊँ, आप लोग एक बार जरूर इस सेट 1 को अच्छी तरह से देखें और जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, जब भी मैं क्वेश्चन को बताऊं बिल्कुल आप लोग आंसर के लिए वेट ना करें, आप लोग स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा ना, फिर आप वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को रोटेट कर दे तो फिर उस जगह आप फंस जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारा स्टूडेंट्स बिना स्किप किए देखेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। सेट 1 एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मैं जस्ट आप लोगों का सेट 1 अपलोड करने के बाद आप लोगों के जैसे ही कमेंट आया मैं सेट 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और याद रखिएगा आज ही का क्लास में मतलब हम लोग आज रात में 2 क्लास देखने वाले हैं, फुल एंड फाइनल सब्जेक्टिव का। याद रखिएगा मेरे भाई, सब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव में वैसा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपे, साथ ही साथ एकदम साधारण लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, सेट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें मैं अपने तरफ से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आप लोग कहते हैं सर हाँ हम लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। टोटल हमारी टीम ने आप लोगों के लिए 78 क्वेश्चन सेलेक्टेड किए, जिसमें से मैं 30 क्वेश्चन बता रहा हूं। तो अभी भी आप लोगों के पास रिमेनिंग 48 क्वेश्चन अभी भी आपके पास रहेगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों का वेट करूंगा कमेंट सेक्शन का। जैसे कमेंट आएगी मैं जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टूडेंट, और डरना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैं डर चुका हूं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, डर के आगे जीते। बस एक बात याद रखिएगा, डर के आगे जीते। डरने से बेहतर है सामना करना सीखिए। जिस चीज से आप डर रहे हैं ना उसका सामना करना सीखिए। ठीक है, मुद्रा का विनिमय माध्यम है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है या नहीं आपको बताना है। देखिए, मुद्रा एक प्रकार का ना विनिमय माध्यम है। विनिमय किसे कहते हैं मेरे भाई? लेन देन। पहले जमाने में क्या, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं समझिएगा। पहले जमाने में लोगों के पास पैसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक व्यक्ति का यहाँ घर है, एक व्यक्ति का यहाँ घर। इस व्यक्ति के घर के लड़की का शादी है, इसके घर भी लड़की का शादी। इसका घर में चावल का उत्पादन होता है, इसके घर में बहुत सारा बकरी है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने आकर सामने में मीटिंग किए और कहा कि देखिए मेरे भाई, मेरे पास बहुत सारा बकरी है और मेरे पास बहुत सारा चावल है, तो आप ना मेरे एक बकरी ले लीजिए और मुझे इसके बदले में 50 किलो चावल दे दीजिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसे मीट की आवश्यकता मिल गई और इसे चावल की आवश्यकता हो गई और दोनों व्यक्ति संतुष्ट हो गए, दोनों व्यक्ति का काम पार हो गया है। तो इसी लेन देन को ना हम लोग विनिमय का माध्यम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को साधारण लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर, वस्तु के बदले वस्तु के विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य। क्या हो जाएगी? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में। याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है मेरे भाई। कर क्या है? एक प्रकार का अब आपका कंपलसरी क्या है? भुगतान है। तो बोल सकते हैं सर ये क्वेश्चन बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पेपर में, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कि आपका 4 है कि सरकार का बजट सरकारी की आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन है। बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट कहा है, ये सत्य हो जाएगी। बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान इक्वल टू बजटीय घाटा होती है। तो हम लोग बताएंगे सर बिल्कुल ये होती है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए। अब समझते हैं सर कि राजकोषीय घाटा ब्याज का भुगतान करेंगे तो इक्वल टू हम लोग आएगा सर बजटीय का घाटा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सत्य है। अब आते हैं सर आपका क्वेश्चन जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को एकदम पैसेंस बनाकर देखिए। ठीक है, एकदम पैसेंस बनाना है, एकदम शांतिपूर्वक देखना है। व्यावसायिक बैंक के ऊपर में आपके सामने पहला तो क्वेश्चन है कि आपका पेपर में 3 मार्क्स का व्यावसायिक बैंक के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो के क्या क्या कार्य है, व्यापारिक बैंक के बारे में उल्लेख करें। यह 100% नहीं 200% है आपके पेपर में छप रहा है। ठीक है, आज ही के क्लास में हम लोग नाइट के समय डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन इसे व्यावसायिक बैंक अथवा व्यापारिक बैंक किसके अंतर्गत आते हैं? जो आते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय बैंक। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक जो है एक प्रकार का कौन सा बैंक है? तो व्यावसायिक बैंक एक प्रकार का ना याद रखिए जमा स्वीकार करते हैं, ऋण का आदान प्रदान करते हैं, छोटे छोटे किसानों को ऋण देते हैं, लोकर आदि की सुविधा भी देते हैं। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्यावसायिक बैंक का यह कार्य नहीं है। इसमें सबको बताने जो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 पूछा गया मेरे दोस्त, इसमें पूछा गया कि व्यावसायिक बैंक जो होती है इसका कार्य नहीं है। इसमें से एक कार्य जो है ना व्यावसायिक बैंक का नहीं है, यही आपको बताना है कि कौन सा कार्य है जो नहीं है। तो बताएंगे सर खुद के बिना ब्याज के ऋण देना। क्या बिना ब्याज के ऋण देना ये किसी भी बैंक का काम नहीं है। याद रखिए व्यावसायिक बैंक तो दूर की बात, कोई भी बैंक आपको ऐसा ही पैसा नहीं देंगे जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बैठाएंगे वो, ठीक है। तो बोल सकते हैं इस चीज का राइट आंसर होगा जनता का बैंक कौन सा। देखिए बैंकों का बैंक, बैंक का बाप, जनता का बैंक, ये सब किसे कहा जाता है। तो बताएंगे सर याद रखिएगा जनता का बैंक अगर कहा जाएगा मेरे भाई सिंपल सा बताएंगे व्यापारिक बैंक को हम लोग जनता का बैंक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 पूछा गया। एक बार सेट नुआन अच्छी तरह से देखिए, अगर आज रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं जस्ट आप लोगों को सेट टू भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। भुगतान से इसकी संरचना में निम्नलिखित में से कौन से खाते सम्मिलित है। इसमें बताना क्वेश्चन नंबर 10 है, तो बताएंगे सर चालू खाता। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त चालू खाता, पूंजी खाता। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। पूंजी जो खाते होती है क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछे गए पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे हम लोग शामिल करते हैं। सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 कि भुगतान शेष के दो प्रमुख खाते हैं। जो भुगतान शेष है इसके दो प्रमुख खाते क्या है। तो बताएंगे सर चालू खाता और पूंजी खाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। व्यापार शेष प्रतिकूल कब होता है, या तो व्यापार शेष में घाटा कब होती है। अब सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि व्यापार का घाटा कब होता है मेरे भाई, जब हम लोगों का निर्यात कम होती है आयात से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भुगतान संतुलन का आप बताएं। देखिए भुगतान संतुलन के बारे में आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए, तो बताएंगे सर याद रखिएगा लेन देन इक्वल टू देनदारी, ये बिल्कुल सही है, थ्योरी लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आयात और निर्यात इक्वल होता है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भुगतान संतुलन खाते का क्या अर्थ है। तो जो भुगतान संतुलन खाते जो होती है मेरे दोस्त याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या आर्थिक गतिविधि का रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16 पे कि भुगतान शेष में असंतुलन से क्या आशय है। जो भुगतान संतुलन है असंतुलन है, इससे क्या आशय है हम लोगों का। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भुगतान शेष में आधिक्य, भुगतान शेष में घाटा। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किन्स का रोजगार सिद्धांत। मेरे भाई याद रखिए किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। जो किन्स थे मेरे भाई इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, बहुत जबरदस्त पुस्तक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आप लोग का एग्जाम हुआ है आपका साइंस स्ट्रीम का और कॉमर्स में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को जो 17 है पूछा गया है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर डिपेंडेंट करते हैं, किस पर निर्भर करता है। तो बताएंगे सर प्रभावपूर्ण मांग। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त प्रभावपूर्ण मांग। इन्हीं ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर। आते सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच इज द इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से आपको बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत किसे सम्मिलित करते हैं। तो गिफ्ट टैक्स, याद रखिएगा गिफ्ट, जो हम लोग गिफ्ट लेते हैं ना मेरे भाई उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अब इंग्लिश से आ गया मेरे भाई तो समझना बहुत जरूरी है। देखिए विच वन इज द इनविजिबल आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा बैंकिंग, कम्युनिकेशन, शिपिंग। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका डी का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट। व्यापार में 1 रुपया का नोट, सॉरी भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं, और याद रखिएगा एक बार मैं क्या किया था आप लोगों को पढ़ाते समय, एक बार मैंने ना बता दिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जारी करता है। बिल्कुल मैंने गलत आंसर बताया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं मेरे दोस्त। याद रखिएगा 1 रुपया का जो नोट होती है ना मेरे भाई, 2 चीज होता है, 1 रुपया का सिक्का कौन जारी करता है और 1 रुपया का नोट जारी कौन करता है। जो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को नहीं दिख रहा है कि 1 रुपया का नोट जारी हो रही है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा मेरे भाई 1 रुपया का नोट जारी नहीं करता, इसका जारी करने वाला होता है कौन। तो बताएंगे सर भारत सरकार का वित्त मंत्र। क्या हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नरसिंघम समिति का संबंध है। जो नरसिंघम समिति है इसका संबंध किससे, बैंकिंग सुधार से। किससे मेरे दोस्त बैंकिंग सुधार से, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर होगा। नगद आरक्षित अनुपात क्या है। जो नगद आरक्षित अनुपात है इसमें आपको बताना 23 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, एक अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कौन करता है? एक अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें साख का निर्माण करते हैं कौन? अर्थव्यवस्था में साख निर्माण क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? अर्थव्यवस्था में साख निर्माण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? कौन सा ऐसा विधि है जिससे हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो बताएंगे मेरे दोस्त, याद रखिएगा आरोहण पत्र के द्वारा, चेक द्वारा भी, एटीएम द्वारा भी, यानी याद रखिएगा हम लोग सब तरीके से हम लोग बैंक से निकाल सकते हैं, बस शर्त है कि बैंक पे डाका नहीं डाला जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की क्या बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है मेरे भाई वो एक तरह का बैंक है, क्या है? केंद्रीय बैंक। क्या मेरे भाई? केंद्रीय बैंक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों को सेट 1 बता रहा हूं, रिस्पांस अच्छा रहा तुरंत मैं सेट 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। प्रत्यक्ष कर है, देखिए डायरेक्ट टैक्स कौन है आपके यहाँ पे 27 पूछा गया है, इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन है मेरे भाई? डायरेक्ट टैक्स हो जाएगी आयकर। कौन आ जाएगी? आयकर, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर, मुद्रा का कार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। 28 को जितना तारीफ किया जाए मेरे दोस्त बहुत कम है। मुद्रा का कार्य है क्या? तो बताएंगे सर विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन, मूल्य का मापक। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय है? इसमें आपको बताना है कि पूंजीगत व्यय कौन सा है। पूंजीगत खर्च, तो बताएंगे सर शेयरों की खरीदी। क्या हो जाएगी? शेयरों की खरीदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय कहलाते हैं। सरकार द्वारा प्रतिदिन किए जाने व्यय को हम लोग योजनागत व्यय कहते हैं और गैर योजनागत व्यय कहते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन नंबर 31, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। राजकोषीय नीति सरकार की नीति संबंधित है, जो राजकोषीय नीति है इसके बारे में बताना है। तो बताएंगे सर करोपन, सार्वजनिक ऋण। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 32 पे है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। जो सामान्य कीमत स्तर है इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो कहां पे करते हैं मेरे भाई? तो देखिए आपसे पूछा गया है कितना 32 पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र। और आपको इतना पता होना बहुत जरूरी है कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये आपके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। 33 है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? एक बहुत बड़ी कठिनाई है, दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु का विभाजन में कठिनाई, वस्तु का हम लोग विभाजन नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि बकरी को हम लोग दे सकते हैं, लेकिन बकरी को हम लोग काट कर आधा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद और एक कमियां हैं सर, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। मतलब बोल सकते हैं सर इस तरह से कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 34, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्तर में कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपके पेपर में, कल के पेपर में 100% क्वेश्चन छप चुकी है। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था। याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंक का बाप कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है सर, भारत में 1 रुपया का नोट जारी नहीं कर सकता है। इसमें से भारत का 1 रुपया का नोट जो है ना, भारत में 1 रुपया का जो नोट है वो जारी नहीं कर सकता है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी कर सकता है? तो याद रखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया था कि भारत में 1 रुपया का जो नोट होती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा वो जारी कौन कर सकता है? मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, यस या नो? तो वही यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है। किसने जारी कर सकता है? जो क्वेश्चन रिपीटेड है मैंने अभी जस्ट बताया, आपका वित्त मंत्री जारी करता है। प्रत्यक्ष कर है, देखिए मेरे दोस्त याद रखिए 36 जो है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स किस प्रकार है? प्रत्यक्ष भुगतान। क्या जाएगी? प्रत्यक्ष भुगतान। क्वेश्चन नंबर आते से 37 पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हैं, जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम, उसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं? संपूर्ण आय से। याद रखिएगा, ठीक है। एमपीसी प्लस एमपीएस का मान हमेशा 1 होता है। कितना मेरे दोस्त? 1 होता है, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए। तो मैं अभी तक आप लोगों के सामने ना 38 क्वेश्चन लेकर आया, जहां से मैंने आप लोगों के लिए 78 क्वेश्चन डिवाइड किया हो। तो इस तरह से मैं अगर माइनस करूं तो अभी भी हमारे हैंड में रिमेनिंग मान के चलिए अभी भी 40 क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा रहा, एक बार क्लास को अच्छी तरह से देख लिए, समझ में आया है तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को जस्ट सेट टू भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें मेरे भाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको पता है सब्जेक्ट से बिल्कुल कैसे अलग है, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। बहुत सरल सा क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।